हेलो फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया था, रोल ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया था और फिर बताया था कि जिसके ये दो चीज़ों में क्लासिफाइड है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब भी हम ट्रेड वर्ड सुनते हैं दिमाग में, तो हमारे दिमाग में ये था कि सामान खरीदने बेचने का ही कुछ होगा। ठीक है, तो वही है बस। ट्रेड सामान जब खरीदेंगे या बेचेंगे तो वही खरीदने बेचने को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो क्या करेगा? सेल करेगा। और कंज्यूमर गुड्स बाई कर रहा है तो ये क्या हो गया? एक तरह का सेगमेंट हो गया, ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स, जो कि मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर को एक साथ लाता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, ट्रेडर्स एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स। ट्रेडर्स क्या होते हैं? ट्रेडर्स को हम लोग एक तरह से इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गया, अगर जब इंडस्ट्रीज़ में सामान प्रोड्यूस हुआ उसके बाद वो क्या करेगा? ट्रेडर्स को वो सामान दे देगा। ठीक है, मान लीजिए रिटेल शॉप पे हो गई या होलसेल शॉप पे हो गई, उसके बाद वो सब क्या करेंगे? उस सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग छोटे मोटे दुकानों पे जाते हैं तो उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, और जब बड़े दुकान पे जाते हैं तो उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड डिस्कस करेंगे। इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड नाम ही समझ में आ रहा है, यानी कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगी। यानी कि अगर कोई एक कंट्री है उसमें स्टेट टू स्टेट अगर ट्रेड हो रहा है तो उसे हम लोग इंटरनल ट्रेड कहेंगे, या जैसा भी ट्रेड हो रहा है लेकिन जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए। इसे होम ट्रेड भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में है, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज। द होलसेलर्स बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल दीज गुड्स टू रिटेलर। होलसेलर एक लिंक की तरह काम करता है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। वो मैन्युफैक्चरर से ह्यूज अमाउंट में सामान लेता है और उसके बाद उसको रिटेलर्स को बेचता है, और रिटेलर्स क्या करते हैं? उसे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो रिटेल ट्रेड में इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटी। रिटेलर्स सेल गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। तो एक तरह का एक चेन फॉर्म हो गया कि पहले गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर वो बिग बिग लॉट्स में होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर क्या करते हैं? कई सारे रिटेल शॉप्स पे थोड़े थोड़े अमाउंट जो है गुड्स के देते हैं। उसका रिटेल ट्रेड से मतलब यानी कि जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपने परचेजिंग करते हैं छोटे मोटे दुकानों से, उसे हम रिटेलर्स कहते हैं उन लोगों को। और वो क्या करते हैं? होलसेलर से सामान लाते हैं, उसके बाद हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। पहले जानेंगे एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इंटरनल ट्रेड में हम लोग जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही ट्रेड कर रहे थे। अब एक्सटर्नल ट्रेड में क्या करेंगे? बाहर करेंगे, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब खरीदा या बेचा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। इसके 3 टाइप्स में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि जब हम लोग गुड बेचते हैं, तब हम उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी कि जब हम अपने कंट्री से उसे दूसरे कंट्री में भेजेंगे तो वो गुड्स का एक्सपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू ए फॉरेन कंट्री। इंपोर्ट क्या है? इट रिफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। जब हम बाहर से सामान खरीदेंगे, दूसरे कंट्री से सामान हम लोग अपने कंट्री में मंगा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इम्पोर्ट कहेंगे। और इंटरपोर्ट क्या है? इन दोनों को मिला दीजिए एक तरह से। इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि कंट्री ए से खरीदा लेकिन खुद नहीं कंज्यूम किया, उसे कंट्री सी को भेज दिया। ठीक है। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं? द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। ट्रेड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती है ताकि उसका स्मूथ फ्लो हो, ट्रेड में कोई बाधाएं ना आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एड्स टू ट्रेड कहते हैं। दीज एक्टिविटीज़ मेक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स मोर ईजी। गुड्स को खरीदना और बेचना ये क्या करते हैं? आसान कर देते हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंसेज ऑफ ट्रेड विच अराइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। हिंड्रेंसेज मैंने बताया था कि बाधाओं को हम लोग हिंड्रेंसेज कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? सभी तरह के बाधाओं को हटाते हैं ताकि जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स का वो आसान हो जाए। द कॉमन एड्स टू ट्रेड आर
फर्स्ट है इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मान लीजिए गुड्स एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसे जाना तो कई जगह है, उसकी ज़रूरत तो कई जगह पे लोगों को है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट से हम लोग ईजिली एक जगह से दूसरी जगह उस गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन से क्या होगा, प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स और रिटेलर्स में कॉन्टैक्ट बना रहेगा कि हाँ गुड्स आने वाले हैं, या फिर जो भी तरह का इन्फॉर्मेशन शेयर करना होगा वो आपस में कम्युनिकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक चीज़ याद रखना है कि एग्ज़ाम में हमें इन सबको ब्रीफली डिस्कस करना है, ना कि सिर्फ नाम लिख देना है, ठीक है। इसलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग इसे अपने वर्ड्स में लिख सकें। बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है, बैंक क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगी, बिजनेस सेटअप के लिए लोन्स प्रोवाइड करेगी। तो वो एक तरह से फाइनेंस के लिए जो अगर हमें पैसे चाहिए होते, तो अगर मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है तो वो उस बाधा को भी दूर कर देती है कि चलो मैं तुम्हें पैसा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बैंक द्वारा आप पैसा ले सकते हैं और उसके बाद आपका जब प्रॉफिट हो तो उसके बाद आप लोन्स जो है वो चुका सकते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है, बिजनेस को कई सारे रिस्क होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री में आग लग गई या फिर कुछ हो गया जिससे कि सामान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एश्योर करती है कि आपका कुछ नुकसान ना हो, या जितना भी आपका नुकसान होगा वो उतना ही पैसा आपको दे देगी। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क होता है वो एक तरह से कम हो गया बिजनेसमैन के लिए। तो ये एक तरह का ये बाधा भी दूर कर देती है कि चलिए रिस्क अब आपको कम कर दिया गया। वेयर हाउसिंग क्या होता है, कई सारे जो है टाइम गैप्स होते हैं। मान लीजिए कोई गुड्स अभी प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अभी उसको डिलीवर नहीं किया गया है, अभी उसको भेजा नहीं गया, तो क्या उसे सड़ने दिया जाएगा, उसे सड़ने नहीं दिया जाएगा, उसे स्टोर हाउस में स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर हाउस में स्टोर करके जो है उसे हम बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको डिलीवर करेंगे। तो जो एक टाइम गैप का बाधा आ सकता है कि मतलब यार अभी नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि टाइम गैप एक हो जाएगा, तो उस टाइम गैप की बाधा को ये दूर कर देता है। एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट से हमें नॉलेज मिलती है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट से ये नॉलेज की ये बाधा दूर हो जाती है कि लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा तो लोग कैसे खरीदेंगे। तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं टीवी पे या न्यूज़पेपर में कि ये देखिए ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें, ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो जाए और लोग खरीदें, ठीक है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।